बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूं तनवीर इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। बात करेंगे तोशाखाना पे, और तोशाखाना पे बात तो होती रहेगी, क्योंकि ये तोशाखाना जो केस ऐसा एक अब मार्केट में आया है कि ये तो अब इमरान खान का पीछा करता ही रहेगा। और ज़ाहिर है वो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उन पे उनके अब सवाल तो किया जाएगा और जवाब भी उनसे लिया जाएगा। अगर वो खुद जवाब नहीं देते, तो फिर कानून को भी अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोहसिन साहब आपकी इजाज़त से एक क्लिप चलाएँगे, जिसमें इमरान खान साहब पहले हज़रत उमर के दौर का जो वाक़या है वो ज़िक्र फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि हज़रत उमर को एक आम आदमी ने सवाल किया था। और पहले वो क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा, ए उमर ये किधर से कपड़े लिए? जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। आज मगरब में उनके सारे डेमोक्रेसीज के अंदर लीडर्स जवाबदेह हैं, अवाम को जवाबदेह हैं कि अगर वो बताएं कि उनको पैसा किधर। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऑपोजिशन जी, मोहसिन साहब आपने देखा कि इमरान खान कह रहे हैं कि पहले हज़रत उमर के दौर का ज़िक्र कर रहे हैं कि हज़रत उमर से सवाल किया आम बंदे ने। और इसके बाद उन्होंने जो उससे पहले जब वो अपोज़िशन में थे, तो उस वक़्त ये नेतन्याहू की भी मिसालें दिया करते थे, जो इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म थे, कि उन्हें कुछ तोहफ़े मिले थे और वहाँ की इस्राइल की पुलिस उनसे पूछ-गुछ कर रही है। तो आप क्या कहते हैं सर, इस दोगली मेयार पे, इस दोगली पॉलिसी पे, इस झूठ पे, इस धोखे पे, इस फ्रॉड पे? इमरान खान ने असल में जो उनकी 17 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, उन्हें ये कभी ख्याल नहीं था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकेंगे। आपने देखा है कि 2002 में वो कौमी असम्बली की एक नशिस्त थे, वो भी मुशर्रफ की खुशामद करके जीत सके थे, और उन्होंने मुशर्रफ ने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाए। तो इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हजरत उमर के दौर की बातें करते थे, और रियासत मदीना की बातें करते थे। लेकिन वो जितने ज़हनी तौर पे करप्ट आदमी साबित हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जबकि उन्हें सब कुछ मालूम था, उसके बाद भी उन्होंने करप्शन की, और अब वो कहते हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। लेकिन हमारी बात हुई है अबरार खालिद साहब से, जो साफी हैं और जिन्होंने तोशाखानी के मामले पे सबसे पहले कोर्ट में गए थे। उन्होंने जिस तरीके से जेर ताब रखा गया, उन्हें नौकरियों से निकाला गया और नौकरियों से निकलवाया गया उन्हें, और फिर उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और उनकी वालदा को कहा गया कि आपके बेटे की लाश आपको मिलेगी। तो इमरान खालिद ने इमरान खान के इस बयान के बाद कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी के बाद एक 12 नुकात पे मुश्तमिल खत ओपन लेटर उन्हें भेजा है, जिसमें उन्होंने कई मामला को उठाया है और ये बताया है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के कानून की खिलाफवर्जी की है। पहली बात तो ये है कि ये जो तोहफा उन्हें मिला था, ये सबसे पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए था। इमरान खान के दौर में किसी भी सफीर ने पाकिस्तान के सफारत खाने को ये इत्तला नहीं दी कि इमरान खान को कौन से तोहफे मिले हैं। लिहाजा इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए, उन सफीरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो ये तोहफा अपना बेचने के लिए बाहर भेजा, तो वो उन्होंने कोई पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कोई एनओसी नहीं लिया, और ना ही कोई पाकिस्तान ने कोई टैक्स दिया उन्होंने, और न ही रकम जो बाहर ये तोहफा बेच के हासिल की गई वो किसी बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान मंगवाई गई। इमरान खान जो इस मुल्क के हुक्मरान थे, जो कहते थे कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक करना है, वो तमाम गैर कानूनी काम करते रहे। और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के एक लैंड माफिया के टाइकून ने का जहाज भी इस्तेमाल हुआ, और फर्क होगी उस जहाज पर दुबई गई और वहां उन्होंने वो तोहफा बेचा और उसकी रकम हासिल करके वो उस जहाज में लेके आई। इसके अलावा भी इस तोहफे के हवाले से और तोशा खाने के हवाले से कई सवालात हैं जो कि किए जा रहे हैं, और अगर हुकूमत जो है इस मामले में वाज़ेह है और वो समझती है कि तोशा खाने में घपला हुआ है, तो उसकी वो बाकायदा एक ओपन इंक्वायरी कराए और तमाम मालूमात को जो है सामने लेकर आए। अब मैं यहाँ बात ये भी अर्ज करता चलूँ कि इस तोशा खाना केस में कई किरदार सामने आ गए। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये कैबिनेट डिवीजन की जिम्मेदारी थी कि वो इस तोशा खाना के सामान को उसमें लेती, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इमरान खान वो तोहफा डायरेक्ट अपने घर ले गए, वहां से उन्होंने बेचने के लिए भेज दिया। और इसके अलावा इसकी कीमत के तयन की भी एक कमेटी कायम होनी चाहिए थी और जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इसमें भी एक तोशा खाने के कानून में है कि पाकिस्तान में जो तोहफे सरबराह मुमलिकत को मिलते हैं और अहम शख्सियात को मिलते हैं, वो 20% या 50% कीमत पर अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वो तोहफा वो खरीद नहीं सकते, उसको रिटेन करते हैं। यानी कि 50% या 20% रकम अदा करके वो तोहफा रिटेन किया जाता है, वो तोहफा खरीदा नहीं जाता। रिटेन करने का मकसद है कि वो हुकूमत पे पाकिस्तान की मलकियत रहेगा, लेकिन वो आप अपने पास रख सकते हैं। इस मामले पे अभी तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ना ही हाई कोर्ट ने कोई नोटिस लिया है, ना कोई सुमोटो लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है वो इमरान खान के इसमें गिरफ्तार है। जो साकिन निसार से जो काम चला था सुप्रीम कोर्ट, जो इमरान खान के इसमें गिरफ्तार हुई थी, अभी तक हमें नहीं लगता कि इंसाफ और कानून का जो है बोलबाला हो रहा है, बल्कि अभी तक जज साहबान की जो बातें हैं और उनकी बिटवीन लाइन्स जो रिमार्क्स हैं, उससे साबित होता है वो अभी तक ये इमरान बने हुए हैं और इसमें उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जिस एक चीज पे वो किसी और के खिलाफ नोटिस लेते हैं, वो इमरान खान के बारे में आके खामोश हो जाते हैं। जी मोहसिन साहब, अभी ये चूंकि तोशा खाना की बात हो रही है, तो हमारा जो हमसाया मुल्क है, वैसे दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने तोहफों के बारे में उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ है और बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है उन्हें पूरी दुनिया में कि उनकी ईमानदारी की वजह से। तो मोदी साहब क्या कहते हैं, अपने जो तोहफे उन्हें मिलते थे वो क्या करते रहे, ये क्लिप देखें, फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा, मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा?
मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप बारियां भेज देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे किसी फंक्शन में जाते। जी मोहसिन साहब, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ये फरमा रहे हैं कि वो जब गुजरात के वजीर आला थे, उन्हें जो कीमती तोहफे मिलते थे उसमें सोने चांदी के और कुछ तलवारें थी और घड़ियां थी और जो भी ज्वेलरी थी, तो वो उन्होंने कहा कि वो अपने सरकारी जो तोशाखाना है या ट्रेजरी है उसमें जमा करा देते थे। और फिर उन्होंने कहा कि इसका हल एक ये निकाला कि चूंकि ये कौम की अमानत है, इसलिए इसको उन्होंने पब्लिक ऑक्शन में पेश किए, अपने सारे जो उनको तोहफे मिले थे। और वो उन्होंने जो तोहफे मिले थे, उसकी जो ऑक्शन से जो रकम आती थी, तकरीबन 1 अरब के करीब उन्होंने ये रकम थी जो उन्होंने चाइल्ड गर्ल एजुकेशन जो फंड था उसमें जमा करवाई। देखिए, जो बात किसी दुश्मन की भी अच्छी हो, उसकी कदर करनी चाहिए, उसको जी, जी। दादे तहसीन देना चाहिए। जी, जी, उसे लेकिन फॉलो भी करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए और काबिल तकलीद होती हैं ऐसी चीज़ें कोई भी। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बताता चलूं, जी, ये मोदी साहब ने जब ये तोहफे बेचे और इनका ऑक्शन करवाया, तो उससे पहले ही उन्होंने इनका तखमीना लगवा कर एक प्रोजेक्ट पहले बनवाया, गर्ल्स एजुकेशन का, जो 100 करोड़ रुपए का, 1 अरब का जो था, एक मंसूबा पहले तैयार किया गया कि इतने हमारे तोहफे बिकेंगे तो इतनी हमें आमदनी होगी। तो अच्छा। उस हवाले से आप देखें कि ये कितनी एक अच्छी बात है और कितनी ट्रांसपेरेंट बात है कि सबसे पहले उन्होंने उन तोहफों के तखमीने लगवाए और उसका एक मंसूबा पहले बनाया, और फिर उनके बाद इन तोहफों को बेचकर ये मंसूबा शुरू किया कि बच्चों की एजुकेशन के पर, छोटी बच्चों की एजुकेशन पे ये पैसा लगाया जाए। तो यहाँ तो इमरान खान से थी कि वो इस मुल्क में आकर ऐसे रिवायत बनाएंगे, लेकिन वो तो बहुत घटिया छोड़ निकले। इतना तो घटिया कोई कोई भी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं रहा जितने इमरान खान साबित हुए। और इस खेल में उनके फराग गोगी, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और न जाने कितने लोग शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात है कि ये हुकूमत जो है अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही। और आज सलमान शहबाज ने भी कई सवाल उठाए, लेकिन उन्हें अपने वालिद साहब से भी सवाल करना चाहिए कि वो 9 महीने से क्या कर रहे हैं। और कौम जो है बड़ी परेशान है। बल्कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है नूर आलम खान, उन्होंने जी, भी इस पे सवाल उठा दिए हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है। एक आदमी जो कि पाकिस्तान की सलामती के इदारों को गालियां देता है और सब कुछ कर रहा है, उसको खुली छूट मिली हुई है और कोई उसको पूछता नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है बलूचिस्तान की और सिंध की हाई कोर्टें अजम सवाती के बारे में बहुत इंसाफ देने के लिए पेशाइन है। वो कहती है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी मजीद न की जाए। जिस शख्स ने पाक फौज के एक सीनियर अफसर को
نہ صرف گالی دی بلکہ اس کو ایسی بات کی جو زبان پہ نہیں لا جا سکتی، تو اس کو بھی بارے میں ہماری عدالتوں کا جو دل ہے وہ نرم ہو رہا ہے۔ اور اس اب ڈوریے کون ہلا رہا ہے عدالتوں کی؟ کبھی عدالتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ شاہد خاقان نواسی کو کیوں جیل میں رکھا گیا، ایسر اقبال کو کیوں رکھا گیا، حمزہ شہباز کو کیوں رکھا گیا؟ اگر ان کے خلاف کیس ہے تو کیسوں کا فیصلہ تو ہوتا۔ یہ جو عدالتوں کی دو عملی ہے اور جو کچھ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں جو 140 نمبر کے رینک پہ آتی ہیں، وہ عدالتیں بھی بڑے جناب غصے میں آجی سندھ کو کہتی ہے کہ اس طرح مخاطب ہوتی ہیں جیسے وہ ایک ایس ایچ او۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آجی سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کے تکبرانہ انداز کو مزاحمت کی ہے، اس کا جواب دیا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جی بالکل سر، یہ تو واقعی ہمارا یہ پوری قوم کی عزت کا معاملہ ہے۔ اس معاملے کو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کو حل کرے، یعنی یہ جو کیس ہے اس کو ایک مثال بنایا جائے، اس کو ایک مثال بنا دیا جائے۔ تو شاخانہ کیس اب بہت کافی ٹائم گزر گیا ہے اور قانون کو اپنا رستہ اب نکالنا ہوگا۔ اچھا محسن صاحب، اسی میں تحائف کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو آج ہی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان ہیں، انہوں نے جو سیاستدانوں اور ججوں اور جو فوجی افسران ہیں ان کو ملنے والے جو تحائف ہیں ان کی تفصیل بھی طلب کی ہے، اور طلب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو 10 سال کا ریکارڈ ہے وہ پیش کریں کہ کون سے تحائف آئے، کہاں سے ملے، اور ان افسران اور ججوں اور سیاستدانوں نے ان جو تحائف ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی وہ گھروں کو لے گئے یا وہ سرکاری خزانے میں جمع کروائے گئے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ہے، اچھا اس سے ایک سمت تعین ہو جائے گی سر۔ یہ کم از کم جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس پہ اب اگر کوئی نئی ترمیم کی ضرورت ہو تو نئی ترمیم بھی کی جائے قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد اس کو ایک ایسا ایک مثال بنا دی جائے اور ایسا ایک میکانزم بنا دیا جائے کہ کوئی بھی اس کو بریچ نہ کر سکے۔ رات کو ایک تقریب میں نور عالم خان سے اس بارے میں سوال ہوئے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد اس میں سوچیں گے۔ تو میرا خیال ہے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اس پہ خوب سوچا، اور جی انہوں جی نے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ججوں اور جرنیلوں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ میں آپ کو جی جی یہ بات بھی بتاتے چلوں کہ پاکستان میں 1970 سے پہلے جو حکمرانوں کو تحائف ملے تھے اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ جی پہلے جی یہ توشہ خانہ جو تھا دفتر خارجہ میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد یہ توشہ خانہ کیبنٹ کیا گیا۔ یہاں یہ بھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ شہباز شریف نے اب تک جتنے بھی انہیں تحفے ملے ہیں انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک علیحدہ جگہ پہ رکھوا دیا ہے تاکہ وہ لوگ انہیں دیکھ سکیں اور ملک کی عزت کے حوالے سے بھی بات ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آئندہ حکمرانوں کو ملنے والے تحفے کیا بک سکیں گے یا نہیں بک سکیں گے، اور ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی، اس کے بارے میں بھی قانون سازی کے بارے میں اور خوض ہو رہا ہے۔ جی، تو ویسے یہ اچھی بات ہے سر، یہ وفاقی حکومت کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے، اور ان کو یہ تحائف کی جو تفصیل ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے طلب کی ہے وہ لازمی طور پہ اس کو مرتب کرنا چاہیے اور پیش کرنا چاہیے اور پبلک کرنا چاہیے، کیونکہ سر 22 کروڑ عوام کے یہ حکمران ہیں، افسران ہیں، اور حکومت کی پاکستان کو یہ تحائف ملتے ہیں، نہ کہ کسی کی ذات کو۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ تو میرا ذاتی تھا معاملہ، اور ریاست کے اور قوم کو جو پاکستان ملک کو ملنے والے تحفے کو انہوں نے اپنا ذاتی تحفہ بنا دیا، یعنی ڈٹائی، بے شرمی کی، اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔